हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो CSR नेट की लेक्चर सीरीज का आज ये चौथा लेक्चर है। पहले के 3 लेक्चर में हम मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ पॉइंट डिस्कस किए। एक्चुअली पहले के 3 लेक्चर में हम 2 CSR नेट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन था ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड और दूसरा क्वेश्चन कंप्यूटेशनल टेक्निक से रिलेटेड। ठीक है, तो इस लेक्चर सीरीज में मैंने प्रॉमिस किया है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अभी हम 3.5 नंबर वाले 3.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं। अभी सिर्फ हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी एनालिसिस। फेज स्पेस तो फेज स्पेस डायनामिक्स से कई बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब अगर ये फेज स्पेस किसी को फेज स्पेस कर्व ड्रॉ करने आता है तो वो जस्ट ऑप्शन देख के ट्रिक कर देगा। ठीक है, उसको विद इन 10 सेकेंड ये किए जा सकते हैं, विद इन 10 to 15 सेकेंड ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो और स्टेबिलिटी एनालिसिस CSR नेट के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा है 5 मार्क्स में। इससे गेट में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और कभी कभी 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को साथ में पढ़ने का ये मतलब है कि फेज स्पेस कर्व ड्रॉ करने के लिए स्टेबिलिटी एनालिसिस का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को हम साथ में कवर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिस पे किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगता है। ठीक है ना, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल स्वतंत्र रूप से फ्री पार्टिकल है, फ्री है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, तो उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि फोर्स को लिखा जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी की ग्रेडियंट। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ V को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर 1D की बात करें, सपोज करो हम सिर्फ एक एक्सिस एज्यूम किए, x एक्सिस, ये लिखा जा सकता है -dV/dx = 0 और dV/dx = 0। मतलब अगर पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल एनर्जी पता है, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे, उसको 0 के बराबर कर, तो कुछ पॉइंट आएंगे और उन पॉइंट्स को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, उन सभी पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। जो पहला पार्ट है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी क्या करना है कि इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d2v/dx। ठीक है, और इसको अगर हम dv/dx 0 के बराबर करें तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। सबसे x1, x2, x3, ऐसे कई सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव निकालें और इसको हर एक पॉइंट पे चेक करेंगे। x1 पे चेक करेंगे, x2 पे चेक करेंगे, x3 पे चेक करेंगे। सपोज एट x = x1 इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। ठीक है, 0 से ज्यादा आ गई, इस x1 पॉइंट को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करेंगे तो x1 कहीं से होगा। ठीक है, अगर हम v को प्लॉट करें x के फंक्शन जैसे x एक्सिस, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी, तो v को प्लॉट करेंगे तो x1 कहीं से होगा। इस पॉइंट को स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पार्टिकल को यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो फिर ये दोबारा ऑक्सीडेट करते करते फिर से यहीं आ जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। सेकंड केस है
सेकेंड पॉइंट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। कैसे हम पोटेंशियल एनर्जी का डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे और किसी पॉइंट से x2 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, अगर ये 0 से छोटा हो जाता है तो इस पॉइंट x2 को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा कि अगर हम पोटेंशियल को प्लॉट करें, ठीक है, dx, दिस इज x एक्सिस, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं इस तरह से होगा। ठीक है, हम लोग इसको छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं पहले, जो कॉन्सेप्ट होता था मैक्सिमा मिनिमा वाला, तो ये पॉइंट मिनिमा बताता है, किसी फंक्शन का मिनिमा है ये, और ये किसी फंक्शन का मैक्सिमा है। अब यहाँ से क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल इस स्टेट में है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते तो ये फिर से दोबारा यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी अनस्टेबिलिटी, इस पॉइंट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। ओके, तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये कि सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके बाद उसको दोबारा डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं हर एक पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे ये पॉजिटिव आता है उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जिस पॉइंट पे नेगेटिव आता है उसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो एक्चुअली होता क्या है, अगर पार्टिकल किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते तो ऑक्सीलेशन करने लगता है। ठीक है, इन ऑक्सीलेशंस को हम स्मॉल ऑक्सीलेशन बोलते हैं। तो अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अगर कोई पार्टिकल किसी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के पास स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ऑक्सीलेशन कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीलेशन होता है उसका नाम होता है स्मॉल ऑक्सीलेशन। स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए हम एक बात बता सकते हैं कि जब भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है तो उस तरह के ऑक्सीलेशन को हम स्मॉल ऑक्सीलेशन कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कांस्टेंट होती है। ठीक, जब भी ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी इस तरह के ऑक्सीलेशन को स्मॉल ऑक्सीलेशन बोलेंगे। ठीक है, और स्मॉल ऑक्सीलेशन के लिए हमेशा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो कभी कभी पोटेंशियल एनर्जी दे के पूछा भी जा सकता है कि बताइए यहाँ पे स्मॉल ऑक्सीलेशन हो रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, जस्ट फोर्स कैलकुलेट करेंगे और दिखा देंगे कि डिस्प्लेसमेंट की प्रोपोर्शनल है कि। ओके, तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम इस सारी चीजों को समझते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को समझते हैं, पता करते हैं कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल, और हो सके तो हम स्मॉल ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमारे पास एक एग्जांपल है, a particle is executing small oscillation about stable equilibrium point of potential Vx is equal to ax square plus bx to b1 x to the power 4. Find frequency of the small oscillation. तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। पोटेंशियल दिया गया है Vx is equal to ax square plus b by x to the power 4. तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये हम dv by dx की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2ax आएगा माइनस 4b x to the power 4 is equal to 0। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2ax is equal to 4b x to the power 5, या x to the power 6 is equal to 2b by a। ओके, तो x will be 2b by a to the power 1/6। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे x का एक रूट में पता चलेगा। ठीक है, आप चेक करना है कि ये कौन सा स्टेबल पॉइंट है।
कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो d2v बाई dx स्क्वायर की वैल्यू होगी, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये 2a होगा और प्लस 20v अपॉन x टू द पावर 6, ठीक है। और यहाँ पे अगर x की हम ये वाली वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो ये होगा 2a प्लस 20v मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2v बाई a टू द पावर 1/6 और टू द पावर 6, ठीक है। तो ये 2a प्लस 20b मल्टीप्लाइड बाई a बाई 2b, तो ये 2a प्लस 10b 12a की वैल्यू है जो कि पॉजिटिव, ठीक है। 12 पे आया जो कि पॉजिटिव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर इसी पॉइंट पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, d2v बाई d स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, तब हम वहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं कैलकुलेट कर पाते। और अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो हम यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d2v बाई dx स्क्वायर एट x is equal to say x naught upon m, okay। तो ओमेगा की वैल्यू बराबर होगी, यहाँ से d2v by dx स्क्वायर की वैल्यू स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट में कैलकुलेट कर सकेंगे क्योंकि 12 आई, 12a by d, ठीक। सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ से हम टाइम पीरियड भी पता कर सकते हैं, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकते हैं। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, और टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और अगर कोई फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए कहें तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई। तो सारी चीजें यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। तो इस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब समझे और उसकी सहायता से एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, ओके। तो कर्व ट्रेसिंग स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे प्लॉट करते हैं। फेज कर्व बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बनना जरूरी है, उसी की हेल्प से हम फेज स्पेस का कर्व बनाते हैं। तो देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे प्लॉट करते हैं। हालांकि एक जस्ट फंक्शन को प्लॉट करना है और आप लोग इसको जानते हो, लेकिन एक बार फिर भी रिवाइज करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक कर्व Vx एक पोटेंशियल एनर्जी x स्क्वायर बाय 2 माइनस x टू द पावर 4 बाय 4। तो इसको हमको प्लॉट करना है। ये Vx एक्सिस है और ये एक्सिस। तो इस ग्राफ पे हमको इसको प्लॉट करना है, इस पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन Vx कहाँ जीरो होता है। x एक्सिस की x की किन वैल्यू के लिए Vx की वैल्यू जीरो आएगी। तो इसको हम ऐसे करते हैं Vx इज इक्वल टू 0 x स्क्वायर बाय 2 माइनस x टू द पावर 4 बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर कॉमन कर लो, 1 बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक रिजल्ट मिला x इज इक्वल टू 0। और जब ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी 0 के बराबर होगी तो x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय 2, व्हिच मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू
x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। तो x की तीन ऐसी वैल्यू मिली जहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। पहली वैल्यू x इज इक्वल टू जीरो, दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लो। यहाँ x इज इक्वल टू जीरो होगा और यहाँ कहीं x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2 होगा और यहाँ कहीं x इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो अब उसके बाद इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम चेक करते हैं। हम पता करते हैं कि x का ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये स्टेप 2 हो सकता है। Step 2 to check maxima and minima. So इसके लिए dv by dx 0 के बराबर लेते हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x by 2 minus 4x cube by 4 is equal to 0. So x minus x cube is equal to 0. So x one minus x square is 0 और x is equal to 0 और x is equal to प्लस माइनस। तो ये तीन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में ये तीन ऐसे पॉइंट है जिसको हमको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। ठीक है, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को। नाउ d2v by dx स्क्वायर ऑलरेडी हम dv by dx कैलकुलेट कर रखे हैं, तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 minus 2x स्क्वायर। ओके, सो d2v by dx square at x is equal to 0। x में x की वैल्यू जब 0 रखेंगे पहली वाली वैल्यू, तो ये 1 आता है जो कि पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट मिनिमा होगा। अगेन at x is equal to plus minus 1 d2v by dx square at x is equal to प्लस 1 या माइनस 1, चूंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो प्लस 1 पे भी वही वैल्यू आएगी जो कि माइनस 1 पे आएगी। तो ये 1 minus 2 is equal to minus 1 जो कि 0 से छोटा है, तो ये पॉइंट मैक्सिमम है। तो इतनी इंफॉर्मेशन के आधार पे हम एक अप्रॉक्सीमेट कर्व प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन मिनिमा होगा और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे ये फंक्शन मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व कुछ ऐसे हम लोग बना सकते हैं और किन किन पॉइंट पे ये फंक्शन 0 होगा ये ऑलरेडी हम पता कर चुके हैं। तो ये ये प्लॉट है सर, यहाँ कहीं मैक्सिमम वाला पॉइंट कहीं -1 होगा, ये पॉइंट है +1। तो ये अप्रॉक्सीमेट प्लॉट है, इसका आपको अगर प्लॉट करने की कोशिश करें तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ इसी टाइप की वैल्यू आएगी और यही हमको चाहिए फ्री स्पेस का प्लॉट करने। ओके, तो एक और पॉइंट है जो कि जरूरी है और उसको यहीं से डिस्कस करना चाहिए बिफोर डिस्कसिंग फ्री स्पेस ट्रैजेक्टरी। वो पॉइंट क्लासिकल अलाउड and forbidden region। क्लासिकल अलाउड एंड फॉरबिडन रीजंस। तो ये सारी बातें डिपेंड करती है किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है। ठीक है, किसी क्लासिकल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है। इफ
काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव इन सम रीजन, ओके, तो उस रीजन को हम क्लासिकल अलाउड रीजन कहते हैं। If kinetic energy is negative in some region, तो उस region को forbidden region कहेंगे। Classical allowed region means particle can exist in that region, okay? और अगर kinetic energy is negative, तो region will be called classical forbidden region। क्लासिकल फॉरबिडन रीजन का मीन्स है पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट इन सच रीजन, इन दैट रीजन। अगर किसी रीजन में पार्टिकल नहीं पाया जाता, नहीं जा सकता है, तो उस रीजन को क्लासिकल फॉरबिडन रीजन कहेंगे। और अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, A is equal to 0, देन ये किसी पॉइंट पे हो सकता है काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स। ओके, एक ग्राफ से समझते हैं इसको। सपोज करिए पोटेंशियल एरिया कर्व हमने प्लॉट किया, एक्स एक्सिस पे, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आता है, ओके। तो और कोई पार्टिकल आता है जिसकी एनर्जी ई की एक फिक्स वैल्यू, वाई एक्सिस पे एनर्जी प्लॉट करते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कोई पार्टिकल इसकी फिक्स एनर्जी है। तो इस पॉइंट पे और हम इसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी T प्लस पोटेंशियल एनर्जी V, ओके। सो इस पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे E की वैल्यू V के बराबर होगी, ठीक है, E इज इक्वल टू V। तो अगर यहाँ पे E इज इक्वल टू V रख देंगे, तो यहाँ एक रिजल्ट मिलेगा T इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे T की वैल्यू 0 हुई, तो इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट नाम दे देंगे, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, सपोज दिस इज A, तो इस पॉइंट को कहेंगे टर्निंग पॉइंट, ओके। अब इस रीजन की बात करें, अगर हम इस रीजन की बात करें, इस रीजन के किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल यहाँ से, सपोज करिए पार्टिकल यहाँ है, तो हमेशा E की वैल्यू V से ज्यादा होगी, ठीक है। इस रीजन में हर एक जगह E विल बी ग्रेटर देन V, ठीक है। तो इस केस में ऑलवेज T विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इस रीजन में कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, तो हमेशा वहां पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस केस में अगर इसको इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो हमेशा T की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो इस रीजन को हम कहते हैं क्लासिकल अलाउड रीजन, अलाउड, ओके। ये बात समझ में आई। इस रीजन में किसी भी पॉइंट पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, इसलिए इस रीजन को क्लासिकल अलाउड रीजन, ठीक है। अब इसी चीज को हम एक दूसरी जगह समझते हैं। सपोज करिए सेम हम पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर देते हैं, इस बार पोटेंशियल निकल कर कुछ इस तरह से, कोई पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E, ओके। तो इस पॉइंट पे देखिए, यहां भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के, जहां पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। तो इस पॉइंट को भी टर्निंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे इस कर्व से हमें दो टर्निंग पॉइंट मिला, इसकी वैल्यू सपोज B है, तो A और B दो टर्निंग पॉइंट है, A और B के बीच का रीजन जो है वो अलाउड हो जाएगा। इस केस में देखते हैं, यहाँ एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे T की वैल्यू E की वैल्यू V के बराबर हो जाएगी, तो इसलिए T इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, इसलिए इस पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट नाम दे देंगे, ठीक है। दिस इज इस पॉइंट पे भी E की वैल्यू V के बराबर है। कर्व से हमें पता चल रहा है कि ये E है और ये V है, E और V कर्व एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि वैल्यू V के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे भी T की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इस पॉइंट को भी हम टर्निंग पॉइंट नाम देंगे, ठीक। ये दोनों टर्निंग पॉइंट है। अब इस रीजन में देखिए आप,
इस रीजन के किसी भी पॉइंट, इस पूरे रीजन में कहीं भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमेशा V की वैल्यू E से ज्यादा है, ठीक है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू E से ज्यादा है। तो अगर इसको हम यहाँ पे रखेंगे तो हमेशा हमें T विल बी निगेटिव, T की हमेशा कोई ना कोई निगेटिव वैल्यू मिलेगी, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगा, टोटल एनर्जी का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो इस रीजन को हम कहते हैं फॉरबिडन रीजन। यहाँ पे कल काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो जाती है, तो यहाँ पे पार्टिकल नहीं जा सकता है, ये पार्टिकल इसको इसमें इंटर नहीं करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो फिनोमेनन आता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है टनलिंग का, तो क्लासिकल में टनलिंग अलाउड नहीं है, पार्टिकल यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टनलिंग पॉइंट से टर्न हो जाएगा, और इसके बीच का जो रीजन है उसको हम कहेंगे फॉरबिडन रीजन। ओके, तो ये बात समझ में आई, क्लासिकल अलाउड रीजन कौन सा होगा और फॉरबिडन रीजन कौन सा होगा, और टर्निंग पॉइंट क्या होगा। तो इसमें हम तीन बात सीखे कि टर्निंग पॉइंट क्या होता है, क्लासिकल अलाउड रीजन क्या होता है, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन क्या होता है। ओके, सो इतनी चीजों को हम पढ़ के फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी की रेसिपी तैयार कर ली, ठीक है। अब हमें सारी चीजें पता है जो कि यूज होनी है फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी में, तो अब हम यहाँ से फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैं एक दो सिंपल एग्जांपल लेकर इसको डिस्कस करूंगा, उसके बाद CSR में प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला एग्जांपल, फेज स्पेस कर्व और Vx is equal to half kx. This is potential of one dimensional harmonic oscillator. तो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पहले फेज स्पेस कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूँ फेज स्पेस कर्व के बारे में। It's just a curve between Px and Ex, means generalized coordinate and momentum corresponding to that generalized coordinate के बीच में जो कर्व प्लॉट होता है उस कर्व का नाम फेज स्पेस कर्व है, ठीक है। It contains following information. फेज स्पेस कर्व को देख के हम कुछ बातें सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं कि क्लासिकल अलाउड रीजन कौन सा है, फॉरबिडन रीजन बता सकते हैं, टर्निंग पॉइंट्स बता सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकते हैं। किसी सिस्टम में किसी पार्टिकल का अगर मोशन हो रहा है तो उसका डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता सकते हैं। फ्री मोशन और बाउंड मोशन के बीच में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फ्री एंड बाउंड मोशन। इसके अलावा और भी बातें हैं फेज स्पेस कर्व से जान सकते हैं कि हमारे लिए यही चीजें जरूरी हैं, तो हम बस इन्हीं चीजों की बात करेंगे, फेज स्पेस कर्व से मेन इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पोटेंशियल को प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। बिफोर प्लॉटिंग फेज स्पेस कर्व फॉर दिस ऑसिलेटर वी हैव टू प्लॉट दिस पोटेंशियल। तो एक कर्व बना लेते हैं Vx और X, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान, एक पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वर्टेक्स 0 पे लाई करेगा, तो ये कुछ इस तरह से होगा। दिस इज कर्व फॉर हाफ kx स्क्वायर और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। फिर इसी एक्सिस को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पोजीशन में एक्सिस एक्सटेंड करके एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, इसको हम Px नाम दे देंगे और इसको x नाम दे देंगे। ओके, तो फेज स्पेस कर्व डिफरेंट एनर्जीज के लिए प्लॉट किए जाते हैं। ओके, तो सपोज करो हमारे सिस्टम की एनर्जी E है, ठीक है।
ई एनर्जी का कोई पार्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट नाम देंगे। इस टर्निंग पॉइंट से ए this will also be a turning point B. So between A and B the region will be classically allowed. A और B के बीच का रीजन क्लासिकली अलाउड होगा, इसलिए क्लासिकल अलाउड रीजन कहते हैं। पार्टिकल यहीं पे बाहर जाएगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि कोई पार्टिकल, उसकी एनर्जी E है, और हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं E is equal to Ex square by 2m plus v. Okay, so we can write just not v, we can write k x, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अलग अलग x की वैल्यू के लिए px की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो when x is equal to 0, when x is equal to 0, in this case px square will be 2me and px will be plus minus root of 2m, ठीक है ना। सो ये एक्सिस px है, इस पे कहीं कोई पॉइंट होगा अंडर प्लस अंडर 2m और नीचे कोई पॉइंट होगा माइनस अंडर, ठीक है। फिर से हम देखते हैं कि जब px 0 है तो x की क्या वैल्यू हो सकती है। सो इन दिस केस व्हेन px is equal to 0, तो ये तो हमें पता चल जा रहा है कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां पे px 0 होगा, ठीक है। तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है उसी को टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वहां पे मोमेंटम भी 0 होगा, तो वहां उसकी वैल्यू a और b है। तो इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर हम एक क्लोज्ड कर्व प्लॉट कर सकते हैं और यही फेज स्पेस डायरेक्टरी होगी। सो वी कैन प्लॉट अ कर्व लाइक दिस। Maybe I can at this point 2m plus 2m minus 2m. This is plus under 2m. This is minus. ठीक है, तो ये मोमेंटम का एक कर्व प्लॉट कर दिया बिटवीन पॉइंट ए एंड, किसी को फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी कहते हैं। इसमें एक चीज हम और ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं पार्टिकल। तो एक इसमें साइन कन्वेंशन है, इस तरफ से पार्टिकल आता है माइनस इनफाइनाइट और इस तरफ से पार्टिकल आता है प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल माइनस इनफाइनाइट से आता है तो उसका मोमेंटम नेगेटिव होगा और इधर से आता है तो उसका मोमेंटम पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हम एक डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं, ओके। तो दिस विल बी फेज स्पेस कर्व फॉर दिस पोटेंशियल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए फेज स्पेस कर्व ये होगा। मैक्सिमम केसेस में ये जो अलाउड रीजन के लिए फेज स्पेस कर्व इसी तरह से होता है कि इलिप्टिकल होता है। मे भी ये पूरा इलिप्स ना बन पाया हो, लेकिन ये मैक्सिमम केसेस में इलिप्टिकल होता है, या कुछ सर्किल भी हो सकता है। हमको पता है कि सर्किल इलिप्स का एक स्पेशल केस है। सो मैक्सिमम केसेस में बाउंड डिस्ट्रिक्ट मोशन होता है वो एक क्लोज्ड कर्व बनाता है फेज कर्व। पार्टिकल की मोशन अगर क्लासिकल अलाउड रीजन में होती है तो उस रीजन को बाउंड डिस्ट्रिक्ट मोशन कहते हैं और वो हमेशा फेज स्पेस में क्लोज्ड कर्व बनाता है, ओके। तो इस हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए फेज स्पेस कर्व इस तरह से कुछ प्लॉट किया है, ओके। We can also plot this curve for some higher energy. Suppose कि एनर्जी E से और ज्यादा हो जाती है, उस केस में टर्निंग पॉइंट चेंज करेगा, इसलिए भी टर्निंग पॉइंट है। और एक और इलिप्स यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। We can also show directions for some lower energy. We can also plot stuff like this. So this is all about phase curve for harmonic oscillator, for simple harmonic oscillator. So अगर कोई क्वेश्चन ये पूछ लिया, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन प्लॉट फेज स्पेस कर्व फॉर
understand potential is like this. Vx is equal to suppose k minus half x square. Okay, k minus half x square potential is this. We will plot this potential like Vx and this. So potential energy curve for this case will be like just inverse of previous case, and this value will be k. So in this case we also extend this axis. Say this is Vx, this is x axis. So suppose for any reason we are discussing E. In this case, this will be turning point, say A. This is also turning point B. Okay. तो इस केस में A और B दो टर्निंग पॉइंट हैं. तो और कर्व का नेचर देख के हम क्लासिकल फॉरबिडन रीजन बता सकते हैं. जो बीच का रीजन हो, ये क्लासिकल फॉरबिडन रीजन होगा. सो इस केस में क्या होगा कि पार्टिकल इस रीजन में नहीं आ सकता, इसके बाहर रह सकता है, इस रीजन में नहीं आ सकता. ठीक है, इस बाउंड्री से टर्न हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट से पार्टिकल टर्न हो जाएगा. तो उसको देखते हैं. सपोज अगर पार्टिकल माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, इस पॉइंट पे पहुंच के उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा. और इसके बाद यहां से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सिमिलरली अगर पार्टिकल प्लस इनफाइनाइट से आ रहा है, तो इस पॉइंट पे पहुंच के इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, सो मोमेंटम जीरो हो जाएगा और यहाँ से टर्न हो जाएगा. इस बीच वाले रीजन में पार्टिकल नहीं आ सकता. ठीक है, तो इस केस के लिए फेज स्पेस कर्व कुछ इस तरह का होगा. ओके, ये बाउंड स्टेट मोशन नहीं, ये कर्व क्लोज्ड कर्व नहीं, ये ओपन कर्व. ठीक है, फॉर सम लोअर एनर्जी वी कैन आल्सो प्लॉट. इस केस में टर्निंग पॉइंट यहाँ पे होगा. सो पार्टिकल आएगा, इस पॉइंट से ही टर्न हो जाएगा. जितनी कम एनर्जी होगी उतना दूर से ही टर्न हो जाएगा. ओके, तो इस केस में जो फेज स्पेस कर्व होगा वो कुछ इस तरह का. ठीक है ना, क्लासिकल फॉरबिडन रीजन फेज स्पेस कर्व नहीं प्लॉट करते. ठीक है, जो फेज स्पेस का प्लॉट होता है वो सिर्फ क्लासिकल अलाउड रीजंस के लिए प्लॉट होता है. एक और एग्जांपल है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि बहुत हेल्पफुल है फेज स्पेस कर्व को समझने के लिए. ठीक है, तो वी कैन राइट इट इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन. प्लॉट फेज स्पेस कर्व फॉर simple pendulum. Okay, suppose we have a simple pendulum और उसके लिए फेज स्पेस का प्लॉट है, तो वो कैसा होता है. सो सिंपल पेंडुलम m मास, स्ट्रिंग की लेंथ l. तो अगर हम यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर करें, ग्राउंड से इसकी इफेक्टिव हाइट जो होगी, सपोज ये एंगल थीटा, तो दिस विल बी L cos थीटा. सो L दिस विल बी L cos थीटा. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिख सकते हैं v थीटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी थीटा की फंक्शन होगी, तो थीटा इज इक्वल टू v थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg L cos थीटा. ओके, पोटेंशियल नेगेटिव इस वजह से होगी क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है. अगर ओरिजिन से ऊपर होता तो प्लस mgl cos थीटा लिखते हैं. हम ओरिजिन अपने हिसाब से ड्रीम कर सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस mgl cos थीटा. अब इसको हम प्लॉट करेंगे, इस कर्व को प्लॉट करेंगे. तो हमें पता है cos थीटा कैसे प्लॉट होता है. अगर हमें cos थीटा प्लॉट करना है, सो दिस विल बी लाइक will be something like this. This is curve for cos theta.
बट इस केस में हमको माइनस mgl cos थीटा प्लॉट करना है, मींस नेगेटिव ऑफ cos थीटा प्लॉट करना है, ठीक है। तो इस कर्व का जस्ट इनवर्स, सो दिस इज v थीटा एंड दिस इज थीटा एक्सिस। सो जहां पे इसकी हाइट है वहां पे इसका लोएस्ट पॉइंट हो, ठीक है। तो इस कर्व का जस्ट इनवर्स कर्व हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। minus mgl will be constant, so cos curve, this is minus mgl cos theta। तो इसके लिए फेज स्पेस कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, तो हम इस एक्सिस को और एक्सटेंड कर देते हैं और इसको p थीटा नाम दे देते हैं। इस बार जनरलाइज्ड मोमेंटम p थीटा होगा, इस एक्सिस को हम थीटा कहते हैं, सेम ये दोनों एक्सिस है। ओके, एक एनर्जी कंसीडर कर लेते हैं, सपोज टू दिस ई एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे दिस रीजन इज क्लासिकल अलाउड रीजन, दिस इज क्लासिकल फॉरबिडन रीजन, दिस इज अगेन क्लासिकल अलाउड रीजन and this is again forbidden reason, here also classical forbidden reason and allowed reason. We can distinguish between allowed and forbidden reason. This is forbidden and this is allowed. तो हमें ये पता है कि क्लासिकल अलाउड रीजन के लिए जो फेज स्पेस कर्व होता है वो क्लोज्ड होता है और वो जस्ट एक इलिप्स होता है, और फॉरबिडन रीजन में कोई फेज स्पेस कर्व नहीं है। तो इसे नहीं के लिए पहले रीजन पता कर लेते हैं। This is classical allowed reason. Here also this is classical allowed reason. Here also this is allowed reason. The darker reason is allowed. This is also allowed. This is also allowed. So सिंपली हम यहाँ पे इलिप्स प्लॉट कर देते हैं हर एक एनर्जी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलिप्स प्लॉट है वो किस तरह से, we can also put directions, so this will be in clockwise direction. Here also we can plot an ellipse, so this will be clockwise direction, यहाँ भी एक इलिप्स प्लॉट कर देते हैं, साइज सेम रहेगी, फॉर सेम एनर्जी साइज इलिप्स की सेम रहेगी, बनाते समय मुझसे गड़बड़ हो जाता है लेकिन साइज सबकी सेम रहेगी। ओके, और सम लोअर एनर्जी के लिए भी इलिप्स इसके अंदर हो सकता है। ओके, फॉर हायर एनर्जी से बड़ा इलिप्स हो सकता है, अगर एनर्जी की वैल्यू और हायर हो जाए तो इलिप्स थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। Plot like this. We can also plot directions. Okay. So अगर एनर्जी बड़ा होते होते ज्यादा होते होते इस पॉइंट पे चली जाए तो इस पॉइंट पे जो कर्व प्लॉट होगा उस कर्व का नाम हम सेपरेटिक्स बोलते हैं, उस कर्व को हम सेपरेटिक्स बोलते हैं। ऐसा कर्व जो बाउंड स्टेट की मोशन और फ्री मोशन को डिस्टिंग्विश करता है, उनके बीच में डिफरेंस बताता है, उसका नाम सेपरेटिक्स होता है। तो एक कर्व यहाँ पे हो सकता है which will be called separatrix. This curve can be called as separatrix, ठीक है। और अगर एनर्जी इससे भी ज्यादा हायर हो जाती है तो इस केस में कोई पार्टिकल आएगा, ठीक है, तो इस रीजन में जहां पे पोटेंशियल एनर्जी की हाइट वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मोमेंटम थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस रीजन में जहां पे पोटेंशियल एनर्जी गहरा है यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बड़ी हो जाएगी, तो उसका मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से कर्व मिलेगा। One second. So इस केस में
curve will be like this. नीचे same, this is particle incident from minus infinite, नीचे के साइड में अगर इधर से प्लस इनफाइनाइट से पार्टिकल आता है तो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी की हाइट है वहाँ पे कर्व का मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा. This will be like this. Okay. So this represents free motion. This represent जो एक कर्व आधा आधा बना है, ठीक है, जो कर्व टच नहीं कर रहा है एक्सिस को, इसको हम सेपरेटिक्स बोलते हैं. सेपरेटिक्स जस्ट एक कर्व होता है क्योंकि बाउंड स्टेट की मोशन और फ्री मोशन को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है. सो कुछ अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो फेज स्पेस कर्व कुछ इस तरह का है, ठीक है. ये फेज स्पेस कर्व है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सॉरी सिंपल पेंडुलम. ओके, सो हमारे पास ये क्वेश्चन जो कि जून 2015 में पूछा गया है. क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल Vx is equal to minus half x square plus half x to the power 4. ओके, सो एक पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है और बोला गया सबसे पहचानिए कौन सी इसके लिए फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी होगी, ठीक है. तो जस्ट इसको पोटेंशियल को प्लॉट कर लेते हैं. इस बार मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे पोटेंशियल को प्लॉट करते हैं, जस्ट कि एक इजी स्टेप होता है. Vx पोटेंशियल एनर्जी कर्व इस तरह से कुछ होगा, ठीक है. सो इस एक्सिस को हम एक्सटेंड कर देते हैं. दिस इज P, दिस इज x. किसी एनर्जी के लिए सपोज ये एनर्जी चूज करते हैं तो ये दोनों टर्निंग पॉइंट्स होंगे. हर एक क्लासिकल अलाउड रीजन के लिए हम एक इलिप्स बनाना है. तो ये क्लासिकल अलाउड रीजन है, तो यहाँ पे इलिप्स होगा और यहाँ पे इलिप्स होगा. ओके, सम हायर में थोड़ी सी एनर्जी और ज्यादा बढ़ा देंगे तो दो और टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे. इनके लिए भी हम इलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, सो अगर एनर्जी बढ़ाते बढ़ाते हम इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक सेपरेटिक्स मिलेगा. सो उस पे भी हम एक फेज स्पेस कर्व ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. ये सारे इलिप्स सिमेट्रिक होंगे, ठीक है. और इसके बाद जैसे एनर्जी हम ज्यादा और बढ़ाते हैं तो भी ये क्लासिकल अलाउड रीजन है. ये जो सारा रीजन तो टर्निंग पॉइंट से बना है क्लासिकल अलाउड रीजन, तो कर्व यहाँ पे क्लोज्ड ही होगा जिस तरह से कर्व है. और धीरे धीरे हम एनर्जी बढ़ाते जाएंगे और कर्व इसी तरह का मिलता जाएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं. तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ठीक है. ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गए. तो ये ऑप्शन सही है इसके लिए क्योंकि इस ऑप्शन पे कहीं भी कर्व पे कट नहीं है. जो कर्व पे जो कट आता है वो क्लासिकल फॉरबिडन रीजन के लिए आता है. तो अगर इस पोटेंशियल को देखें तो इनफाइनाइट एनर्जी तक कहीं भी क्लासिकल फॉरबिडन रीजन नहीं आएगा, ठीक है. तो इसलिए कर्व पे कहीं कट नहीं आएगा. तो ये कर्व उसको रिप्रेजेंट करता है, बाउंड कर्व उसको रिप्रेजेंट करता है. और एक बात और, जो सारे इलिप्सेस हैं वो एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं. यहाँ पे जो इलिप्स है तो ये कुछ इस तरह से सब डिस्टॉर्टेड शेप का इलिप्स बन जा रहा है, तो ये अलाउड नहीं है. इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. तो ये 5 नंबर में पूछा गया था जून 2015 में. तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते, थोड़ा सा हमें पोटेंशियल एनर्जी का प्लॉट कर ले तो हम बहुत आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं दोस्तों. ओके, ओके, सो हमारे पास एक क्वेश्चन जो कि CSR दिसंबर 2017 में पूछा गया है. अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन इन अ पोटेंशियल Vx इक्वल टू
minus k square x to the power 4 plus omega square x square. Which one of the following best describe the trajectory of the system in phase space? तो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए, एक पोटेंशियल दिया गया है, उसके करस्पॉन्डिंग फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए, ठीक है। तो इसको प्लॉट करते हैं। सो ऑप्शन रिमूव करते हैं। Potential Vx is equal to minus k square x to the power 4 plus omega x square। इस पोटेंशियल को प्लॉट करना है। सो ये x एक्सिस और ये Vx एक्सिस। सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये पोटेंशियल जीरो कहाँ पे होता है। तो पता चलता है ओरिजिन पे जीरो जाता है, फिर x इक्वल टू जीरो, देन bx इक्वल टू जीरो। तो ओरिजिन के लिए कर्व करने का जरूर ओरिजिन को टच करेगा। और दूसरे केस के लिए माइनस k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा x टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो फ्रॉम हियर x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। और अगर ये जीरो होता है तो k स्क्वायर x square is equal to omega square, x square is equal to omega square by k square, so x will plus minus omega by। तो x की दो और वैल्यू है जहाँ पे एक अब जीरो होगा, एक माइनस ओमेगा बाई के और दूसरी वैल्यू प्लस ओमेगा बाई के। इन दो वैल्यू पे भी ये फंक्शन जीरो होगा, ठीक है। उसके बाद अब मैक्सिमा और मिनिमा पता कर लेते हैं। सो मैक्सिमा मिनिमा के लिए dv by dx कैलकुलेट करते हैं। तो ये मिलता है माइनस 4k स्क्वायर x क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये होगा माइनस 4k स्क्वायर x क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x पहले कॉमन कर लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा माइनस 4k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक पॉइंट यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू 0। इसके बाद जब ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा तो 4k स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर या x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय 2k स्क्वायर या x इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा बाय अंडर रूट 2। यहाँ से हमें x की तीन वैल्यू पता चली, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा बाय अंडर रूट 2 के दो वैल्यू, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे कर्व चेक करना कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। ओके, सो इसके लिए इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। नाउ d2v by dx स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12 k स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो x इज इक्वल टू 0 ये पॉजिटिव होगा, d2v का dx स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0 दिस विल बी पॉजिटिव। सो ये मिनिमा होगा, x इज इक्वल टू 0 मिनिमा होगा and at x is equal to plus minus
ओमेगा बाय अंडर रूट 2 के, ये निगेटिव होगा पर dx स्क्वायर, निगेटिव ये फॉर्म मैक्सिमम। तो इस टर्म को प्लॉट कर सकते हैं, बहुत आसानी है इस तरह से। पहले मैंने इसको एज एग्जाम्पल लेके प्लॉट किया था, वहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 था और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था। तो सेम उसी तरह का कांस्टेंट चेंज है, यहाँ पे 1/4 था, वहाँ के स्क्वायर है, यहाँ पे 1/2 था, वहाँ ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हम फ्री स्पेस कर्व इसके लिए प्लॉट कर सकते हैं। तो हम इस एक्सिस को इससे प्लॉट कर देंगे p एंड दिस इज x एक्सिस, सो कोई वैल्यू चूज करते हैं। तो ये जो रीजन है दिस विल बी क्लासिकल अलाउड रीजन, तो यहाँ पे क्लोज्ड कर्व बनेगा, एलिप्टिकल इलिप्स टाइप का स्टैक का कर्व बनेगा। ओके, और ये टर्निंग पॉइंट, तो टर्निंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कर्व बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। इससे ये पॉइंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ओके, सो यहाँ भी पार्टिकल ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा, टर्न हो जाएगा। एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ाते हैं, तो अब ये जो क्लासिकल अलाउड रीजन के लिए टर्निंग पॉइंट यहाँ होगा। इस केस में एक क्लोज्ड कर्व इस तरह से बनेगा। सिमिलरली हम एनर्जी बढ़ाते जाते हैं और एट दिस एनर्जी क्लोज्ड कर्व ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से इस तरह से कर्व प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो कर्व ये रिफ्लेक्शन बता रहा है और ये जो कर्व ये बाउंड स्टेट मोशन दिखा रहा है। ठीक है, ये इस रीजन के लिए मोशन होगी, बाउंड स्टेट होगी क्लासिकल अलाउड रीजन के लिए, और ये सारा रीजन क्लासिकल फॉरवर्डेड रीजन होगा। तो अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो इससे मैच कर रहा है, इसी की तरह लग रहा है, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम जस्ट पोटेंशियल प्लॉट करके और क्लासिकल अलाउड रीजन पहचान के उसमें क्लोज कर्व बना देते हैं और क्लासिकल फॉरबिडन रीजन के लिए इस तरह के कुछ कर्व बना देते हैं, इस तरह के रिफ्लेक्शन शो कर देते हैं टर्निंग पॉइंट को, और ये बहुत आसानी से हम फ्री स्पेस का प्लॉट कर सकते हैं। तो वन मोर थिंग कि ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में किए जा सकते हैं। मोर जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी समझ बढ़ेगी इन सब चीज़ों में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है ऐसे असाइनमेंट के लिए, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमारी पकड़ इसमें मजबूत हो जाएगी। ओके, थैंक यू।